हेलो, माई सेल्फ विक्रांत यादव और आज हम जो पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 4 काइनेटिक थ्योरी। इससे पहले जो हमने पढ़ा रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा है। अगर बात करें रेट ऑफ रिएक्शन क्या फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, अगर बात करें इसके रेट लो पढ़े हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ा है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और उसके अलावा सूडो ऑर्डर। आज जो पढ़ने वाले हैं वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोलिजन थ्योरी। ये की इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, कोलिजन थ्योरी एक थ्योरी दी गई है जो कि थ्योरेटिकल फिनोमेना है, जो कि मैक्स स्ट्रोज और विलियम लुईस दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये दिया था। जो कि किस चीज पे बेस्ड है उसकी बात करेंगे। ये जो बेस्ड है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। अगर बात करें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, हमने एक चैप्टर पढ़ा था 11th में, जो 5th नंबर चैप्टर है कि स्टेट ऑफ मैटर, जिसमें लिक्विड और गैस के बारे में बात कर रहा है, जहां पे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस नाम का एक टॉपिक पढ़ा था। इसमें बात कर रहा होता है कि जो गैसियस पार्टिकल, ओनली गैस की बात करो, गैसियल पार्टिकल आपस में उनमें जो कोलिजन होती है वो सस्पेंशन होता है, ग्रेविटी का मान नहीं लगता। अगर बात करें जो गैसियस पार्टिकल जो कंटेनर में होते हैं उन पर ग्रेविटी का कोई फोर्स नहीं। ऐसे टाइप के हमने बहुत सारे रूल कहां पढ़े थे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में। मतलब कोलिजन थ्योरी मतलब बात कीजिए सिंपली किस चीज पे बेस्ड है, इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। और जो किसके लिए अप्लाइड होता है, ओनली गैस के लिए अप्लाइड होता है। देखिए गैस के लिए अगर ये प्रिंसिपल क्या कहता है, कौन सी इसके फिनोमिना है वो देखते हैं। इसकी जो मेन चीज बात है कि इसने कहा कि गैसियस पार्टिकल पे उन्होंने एक थ्योरी दी, जो गैसियस बनने वाले जो गैसियस रिएक्शंस है, बात की जाए जैसे बात की जाए A प्लस में B है, ये भी कोई गैसियस रिएक्टेंट है, ये भी कोई गैसियस रिएक्टेंट है, और इससे जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उनकी मतलब बात है कि उसने गैसियस रिएक्टेंट के बीच में जो प्रोडक्ट बनने की उसने एक इंट्रोडक्शन कराया, किसके थ्रू, कोलिजन थ्योरी की। उसने बात की कि जो ए और बी के बीच में अगर बात है, अगर आपने उसने जो गैसियस पार्टिकल उसको एक राउंड स्फीयर, एक स्फीयर माना, मतलब एक गोला माना, कोई भी रिएक्टेंट उसको एक स्फीयर माना। उसने ये कहा कि कोई भी जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है कि वो एक स्फीयर के रूप में होते हैं, उनसे जो प्रोडक्ट बनता है वो इफेक्टिव कोलिजन, देखना इफेक्टिव कोलिजन के थ्रू बनता है प्रोडक्ट। ये आपका ए और ये बात कीजिए, आपने क्या लिया था, मतलब A प्लस में B लिया था, बनने वाला प्रोडक्ट क्या बन गया, AB। उसने कहा कि A कोई गैसियस रिएक्टेंट है और B भी कोई गैसियस रिएक्टेंट है, जो कि स्फेरिकल, गोले की स्फीयर के रूप में माना। और उनके बीच में अगर दोनों आपस में जुड़ते हैं, मतलब कोई बनने वाला तीसरा जो प्रोडक्ट होता है वो किसके थ्रू बनता है, इफेक्टिव कोलिजन। अब बात आती है कि ये क्या होती है इफेक्टिव। अगर सिंपली बात करें कि कोलिजन का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसकी बात करें संघटन, या इसको बोलते हैं टक्कर। कोई दो चीजों में जो टक्कर होती है उसके अगर बात हो उसको कोलिजन कहते हैं। एक सिंपल कॉमन वर्ड में अगर बात करें, कोई दो चीजों में जो टक्कर होती है उसको क्या बोलते हैं भाई, कोलिजन बोलते हैं। अब इफेक्टिव कोलिजन का मतलब क्या है, ये चीज समझनी, जिसके लिए दो फैक्टर भी है रिस्पॉन्सिबल। अगर बात की जाए, देखना कि इफेक्टिव कोलिजन क्या होती है। इफेक्टिव कोलिजन उसे कहते हैं, इसके लिए दो प्रॉपर एक तो चीज होनी चाहिए। किसी भी रिएक्टेंट पार्टिकल में इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए उसके पास तो एक सफिशिएंट, अगर बात करें सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी, अगर बात की जाए प्लस में प्रॉपर ओरिएंटेशन। अगर किसी भी रिएक्शन से अगर कोई रिएक्टेंट है गैसियस पार्टिकल जो स्फीयर के रूप में, अगर उनका अगर प्रोडक्ट बनेगा तो उनके लिए दो चीजें होनी। अगर बात है जो प्रोडक्ट बनता है किसके थ्रू बनता है, इफेक्टिव कोलिजन। और इफेक्टिव कोलिजन कब होती है कि जब उन गैसियस, अगर बात है जो रिएक्टेंट के पार्टिकल है या रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल है उनके पास क्या होनी चाहिए, सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी। साथ में जो कोलिजन हो वो किस ओरिएंटेशन में हो, ओरिएंटेशन मतलब एक विन्यास होता है एक दूसरे की। अगर बात है कि भाई एक ट्रेन कोई इस दिशा में जा रही है इस डायरेक्शन में, दूसरी इस डायरेक्शन में आ रही है, कोई डायरेक्शनल जो बात होती है उसे ओरिएंटेशन कहते हैं। क्लियर है। तो कोई भी इफेक्टिव कोलिजन कब होती है भाई, देखना सिंपल आइडिया लेना। अगर बात है इसके पास भाई गैसियस पार्टिकल जो होते हैं, हमें पता मूवमेंट अपने आप कर रहे होते हैं, मूवमेंट करते हैं, वो मूवमेंट कब करते हैं कि उनके पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। और इतनी काइनेटिक एनर्जी तो होनी चाहिए किसी भी, ये आप हमें पता है कि दोनों मॉलिक्यूल आपस में गैसेस तब जुड़ेंगे जब उनके बीच में कोलिजन होगी। और कोलिजन कब होगी, जब दोनों के पास, भाई ये कोई ए है ये बी है, ये दोनों आपस में तब टकराएंगे जब इनके पास क्या हो, सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी। और ये सफिशिएंट जो काइनेटिक एनर्जी, इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोलते हैं।
थ्रीशोल्ड एनर्जी भी बोलते हैं, जो सफिशिएंट मिनिमम, अगर किसी भी अगर दो रिएक्टेंट पार्टिकल है उन आपस में इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए जो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी की जो अगर नेसेसरी उनके पास होनी चाहिए प्रोडक्ट बनने के लिए, वो एनर्जी कौन सी होती है? थ्रीशोल्ड एनर्जी या सफिशिएंट, या उसको क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। दूसरी चीज इफेक्टिव कोलिजन के लिए पहला फैक्टर तो क्या हो गया, बात कीजिए काइनेटिक एनर्जी। दूसरा फैक्टर क्या है? प्रॉपर ओरिएंटेशन। बात कीजिए उनमें ओरिएंटेशन जो होना चाहिए। भाई कोई भी टक्कर कब होती है? भाई इफेक्टिव टक्कर कब मानी जाती है? माना कि ये कोई इंसान, अगर ये बात कीजिए कोई मोटरसाइकिल इस दिशा में जा रही है, दूसरी अगर बात है उसकी टक्कर कब होगी? ये दूसरी बाइक भी इस, अगर इनके बीच में टक्कर हो रही है, एक दूसरी बात की जाए, एक इस दिशा में जा रही बाइक, एक उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रही इस दिशा में। तीसरा मैं केस लेता हूं, माना एक इस दिशा में जा रही है और एक बाइक इस दिशा में। सबसे ज्यादा इफेक्टिव टक्कर कहां पे होगी? सबसे ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन कहां पे होगी? कहां पे होगी भाई? आमने सामने की जो टक्कर होती है सबसे ज्यादा क्या होती है? इफेक्टिव होती है। इफेक्टिव बात वही उनका प्रॉपर ओरिएंटेशन। इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए उनके पास क्या होना चाहिए? प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। क्लियर? ये चीज लाइन समझ में आएगी। पर इसको समझाता हूं दोबारा से। कोलिजन थ्योरी क्या कहती है कि उसने भाई जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को माना तो एक स्फीयर के रूप में माना। अब स्फीयर के बीच में अगर बात है, कोई भी आपने लिया स्फीयर लिया ही आपने ए लिया प्लस में, दूसरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बी है, ये दोनों आपस में तब जुड़ेंगे जब इनके बीच में क्या हो भाई? इफेक्टिव कोलिजन। तभी आपस में कौन जुड़ जाएंगे? आपस में ए और बी जुड़ेंगे। अब इफेक्टिव कोलिजन के लिए दो चीज नेसेसरी है, एक तो सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी, कि दोनों पार्टिकल के पास इतनी एनर्जी तो हो कम से कम वो टक्कर कर सके। अगर एनर्जी नहीं होगी तो आपस में कोलिजन या टक्कर नहीं करेंगे। दूसरी चीज प्रॉपर ओरिएंटेशन। भाई इसकी भी दिशा ये होनी चाहिए और इसकी दिशा ये होनी चाहिए। एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में आ रहे हो तो ही उनके बीच में कौन सी कोलिजन होगी? इफेक्टिव कोलिजन। ये आपकी थी भाई कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी कुछ नहीं, इसके दो तीन कंक्लूजन निकलते हैं। भाई चीज पढ़ने का जो मेन लास्ट में उन्होंने निकाला, जो उसने बाद लास्ट कंक्लूजन पे जो एंड मेन पॉइंट पे जो पहुंचा, वो क्या दिया उसने? दो तीन चीजें बताई। पहली चीज है तो उसने कहा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अब एक नया वर्ड आया है, बताते हैं। कोलिजन फ्रीक्वेंसी जिसे जेड कहते हैं। इस फ्रीक्वेंसी को हटाते हैं, फिर एक और फैक्टर और दूसरा रेस्पॉन्सिबल रेट ऑफ रिएक्शन का जो इससे कंक्लूजन दिया वो दिया इस प्रोपोर्शनल हटाया, एक फैक्टर आया एफ, और इसको किससे डिनोट करते हैं? जेड से। बात है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन जो इक्वल होती है, जो तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी उसका जो मल्टीपल वैल्यू अगर बात की जाए, एफ यहां पे जो होता है फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। तो कितनी इफेक्टिव कोलिजन हो रही है उसका जो फ्रैक्शन तथा कोलिजन फ्रीक्वेंसी का जो मल्टीपल वैल्यू है उसके रेट में उन्होंने दो फैक्टर दिए। किसके थ्रू? कोलिजन थ्योरी के थ्रू। ये दोनों फैक्टर। अब बात आती है कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है। सिंपल है, देखना। अगर बात की जाए कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी वेरी इजी है, सबसे सिंपल भी है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी की बात करें, अगर बात करें कोलिजन जो फ्रीक्वेंसी से नोट डाउन करें कि होती है कि द नंबर ऑफ कोलिजन, अगर बात की जाए द नंबर ऑफ कोलिजन टेक्स प्लेस अगर बात करें टेक्स प्लेस पर यूनिट टाइम या पर सेकेंड इन यूनिट वॉल्यूम, सॉरी, आर नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो कोई भी अगर बात है कोलिजन फ्रीक्वेंसी अगर किसे कहते हैं कि भाई कोई भी आपने कंटेनर ले लिया जिसका वॉल्यूम क्या है? फिक्स है। इसमें जो पार्टिकल अगर बात की जाए गैसियस पार्टिकल जो आपस में कोलिजन कर रहे हैं, और एक फिक्स वॉल्यूम अगर बात की जाए जो यूनिट आ जाता तो वर्ड लग जाता किसी चीज में स्पेसिफिक, किसी फिक्स वॉल्यूम में कितने इफेक्टिव कोलिजन पर सेकंड, और टाइम भी दे दिया भाई। अगर टाइम पर सेकंड मतलब एक सेकंड में एक फिक्स वॉल्यूम मतलब यूनिट वॉल्यूम में कितनी नंबर ऑफ कोलिजन मतलब कितनी टक्करें हो रही है, वही चीज क्या होती है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है। क्लियर है? इसका अगर रेट के साथ एक एक्सप्रेशन भी दिया गया, जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी का जो रेट के साथ एक्सप्रेशन दिया गया वो दिया गया कि रेट इज इक्वल टू जेड, ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और अगर बात की जाए सपोज एक रिएक्शन लिखी हुई ए है और कोई बी है, इससे जो बनने वाला प्रोडक्ट है ए बी। बात की जाए ये बनने वाला प्रोडक्ट है ए बी, इसके लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी अकॉर्डिंग टू कोलिजन फ्रीक्वेंसी, अगर बात करें कोलिजन थ्योरी के थ्रू,
जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो अगर बात की जाए इक्वल टू जेड एक्सपोनेंशियल ई अपॉन एक्सपोनेंशियल कब लगता है, यहाँ पे अगर बात की जाए जेड यहाँ पे आपकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, ये रेट ऑफ रिएक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल होता है। बताएंगे एक्सपोनेंशियल कब लगता है कि जब एल नेचुरल लॉग को एक साइड से जब दूसरी साइड, जैसे बात की जाए अगर ये लिखा हुआ नेचुरल लॉग जानते हो आप, इसकी जो वैल्यू क्या होती है इज इक्वल टू 2.303 लॉग होती है नेचुरल लॉग की जो वैल्यू होती है। लॉग अगर लिखा हुआ ln x इज इक्वल टू लिखा हुआ बाई, अगर नेचुरल लॉग को उस साइड लेके जाते हैं, अगर लेफ्ट साइड से हम कहां ले जाए राइट साइड में, तो x इज इक्वल टू ओनली नेचुरल लॉग को तो वहां चली जाती है, पावर किसमें चली जाती है एक्सपोनेंशियल, वो वैल्यू एक्सपोनेंशियल e की पावर में चली जाती है, इसको एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। क्लियर है कि एक्सपोनेंट उसके ऊपर जो e है वो है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी। बताएंगे क्या होती है, लास्ट में आपका टॉपिक भी है एक्टिवेशन एनर्जी। आर आप बहुत बार पढ़ चुके हो, गैस कांस्टेंट आपने गैसेस वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, क्या होता भाई गैस कांस्टेंट। टी यहाँ पे क्या है भाई टेम्परेचर, क्लियर है, टी यहाँ पे क्या है भाई टेम्परेचर है। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, कोई भी रिएक्शन जो हो रही होती है उसके लिए उसे प्रोडक्ट में जानने के लिए वो मिनिमम से मिनिमम एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम जो सबसे कम एनर्जी इस, अगर ये रिएक्टेंट से कुछ चीज प्रोडक्ट में जाती है उसके लिए मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, वही क्या होती है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी होती है। ये चीज क्लियर है। ये सारी चीजें मिली हमें किसके थ्रू, कोलिजन थ्योरी के थ्रू। तो ये आपका था भाई सारा कंक्लूजन कोलिजन थ्योरी। इसके बाद अगर बात की जाए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अगर बात की जाए कोलिजन थ्योरी से बेस्ड 2-3 पोस्टुलेट और आए, इसी पे अगर बात करें, अगर बात की जाए कोलिजन थ्योरी से पोस्टुलेट जो बनते हैं, इससे अगर इसके फैक्टर से हम डिनोट करें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, बात की जाए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी कोलिजन थ्योरी के अगर बात उसी की रिगार्डिंग आता है। अगर बात की जाए इसके रेस्पेक्ट में, अगर टेम्परेचर की जो बात कर रहा है वो कह रहा है कि कोई भी रिएक्शन है इससे बी जा रही है, अगर किसी रिएक्शन में हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अगर बढ़ा देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन मतलब इस रिएक्शन की जो स्पीड 2 से 2 to 3 टाइम्स क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। बस यही कंक्लूजन है उसका। इफेक्टिव कोलिजन या बात करें उसका प्रॉपर ओरिएंटेशन सभी कौन से एक इफेक्ट और पढ़ेंगे बाय इंक्रीजिंग, अगर उसकी इफेक्टिव कोलिजन या इम्प्रॉपर, या 2 चीज पढ़ने वाले हैं इसके बाद इसी से वैल्यू जो टेम्परेचर से रिलेटेड इसके पास एक वैल्यू और आती है टेम्परेचर कोफिशिएंट। देखना भाई सिंपली जो अगर बात है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या होता है, मैंने पहले कहा है कोई भी एक रिएक्शन ले रहा हूं, जैसे माना बी अभी जो बताया है, अगर ये यहां से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रही है, अगर हम टेम्परेचर में 10 डिग्री सेंटीग्रेड अगर बढ़ा देते हैं तो इस रिएक्शन की जो स्पीड है या रिएक्शन अगर रेट ऑफ रिएक्शन कितने गुना, 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। तो एक फॉर्मूला भी बनता है इसके, अगर रेट कांस्टेंट से रिलेटेड उसको टेम्परेचर कोएफिशिएंट का एक फॉर्मूला, इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं भाई। जो रेट कांस्टेंट जो वैल्यू कब, जब हम टेम्परेचर में कितना डिग्री बढ़ा रहे हैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड बाई वो रेट कांस्टेंट जो पहले था, पर रिएक्शन का टेम्परेचर T था, आपने 10 डिग्री उसका बढ़ाया है, क्योंकि हमें पता है टेम्परेचर बढ़ाने पर किसी एक ही रिएक्शन के लिए ओनली क्या इफेक्ट होता है उसका, रेट कांस्टेंट। किसी रिएक्शन भाई ओनली रेट कांस्टेंट किस चीज से इफेक्टेड होता है, टेम्परेचर से, पहले भी बताया है। तो टेम्परेचर वो जिस जो आपने माना 0 डिग्री टेम्परेचर लिया था, उस टेम्परेचर पर उसका रेट कांस्टेंट, उसमें आपने जब 10 डिग्री बढ़ा दिया तब उसका रेट कांस्टेंट का जो इज इक्वल टू वैल्यू आती है वो 2 to 3 आती है। ये आपका एक फॉर्मूला होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट का, जो कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इससे न्यूमेरिकल भी है या डायरेक्टली फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है। क्लियर। इसके अगर बात है तो फैक्टर भी दे रखे हैं, टेम्परेचर के फैक्टर दे रखे हैं, किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन पे कैसे इफेक्ट डालती है। पहला ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर का अगर रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या इफेक्ट है, पहला जो फैक्टर है ऑन इंक्रीजिंग कोलिजन फ्रीक्वेंसी, दूसरा है ऑन इंक्रीजिंग इफेक्टिव कोलिजन, ऑन इंक्रीजिंग इफेक्टिव कोलिजन। दो चीजें वैल्यूएबल है इस चीज में, ऑन इंक्रीजिंग कोलिजन फ्रीक्वेंसी या ऑन इंक्रीजिंग इफेक्टिव कोलिजन। बात करें दोनों ही केस में, अगर बात करें इंक्रीजिंग कोलिजन फ्रीक्वेंसी का क्या केस है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है कि अगर यूनिट वॉल्यूम या बात की जाए उसमें पर सेकंड कितनी कोलिजन हो रही है। अभी बात करें थोड़ी देर पहले पढ़ी, हम किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमें पता है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती,
डेफिनेटली रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है तो हमें पता प्रोडक्ट बनने की प्रायोरिटी ज्यादा हो रही है। प्रोडक्ट कब बनता है? इफेक्टिव कोलिजन, मतलब उसके अंदर मतलब नंबर ऑफ कोलिजन, जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, आपने देखा किसी गैस ली, आप उसके टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उनमें जो पार्टिकल बहुत तेजी से मूवमेंट करते हैं, तो इसका मतलब उनमें कोलिजन की फ्रिक्वेंसी पर यूनिट वॉल्यूम में एक बात की जाए, उनमें नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ रही है, मतलब कोलिजन फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है। तो टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होती है। अगर बात की जाए साथ में साथ अगर बात है कि उसकी कोलिजन फ्रिक्वेंसी भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। उसके बाद बात करें ऑन इंक्रीजिंग इफेक्टिव कोलिजन की, अगर मैं बात करूं ऑन इफेक्टिव कोलिजन, अगर बात है कोलिजन की मैं बात करूं, इफेक्टिव कोलिजन जितनी ज्यादा भाई आपकी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रही है, सिंपल सी है, तो इफेक्टिव कोलिजन भी बढ़ रही है। पर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कोलिजन तो बढ़ेगी, तो एक बात है इफेक्टिव कोलिजन का रेशियो भी क्या होगा? बढ़ेगा। एक सिंपल सी वर्ड भी है कि आप कोई भी अगर बात है पार्टिकल में जितनी भी कोलिजन हो रही है सारी की सारी कभी भी इफेक्टिव नहीं होती है। कोलिजन धीरे धीरे आपस में पार्टिकल भाई आपस में अपने टकरा रहे हैं, आपस में कोलिजन हो रही है, लेकिन सारी की सारी कैसी नहीं होती? इफेक्टिव नहीं होती, क्योंकि कुछ पार्टिकल की एनर्जी कुछ अलग होती है, कुछ की कुछ अलग होती है। तो इफेक्टिव या अगर बात है एनर्जी भी सेम हो तो उनके बीच में ओरिएंटेशन सेम नहीं होता। भाई कोई पार्टिकल इधर मूवमेंट कर रहा है, कोई इधर मूवमेंट कर रहा है, तो कोई भी प्रोडक्ट बनने के लिए मतलब रेट ऑफ रिएक्शन या किसी प्रोडक्ट में बदलने के लिए उनके पास एक क्या होना चाहिए? इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए। तो हम टेम्परेचर बढ़ाते तो उनमें कोलिजन बढ़ेगी, तो कुछ मात्रा में हमें पता है किसका रेशियो भी बढ़ेगा? इफेक्टिव कोलिजन का रेशियो भी बढ़ेगा। क्लियर है? तो दो फैक्टर चलते हैं, ऑन इंक्रीजिंग कोलिजन फ्रीक्वेंसी और ऑन इंक्रीजिंग इफेक्टिव कोलिजन चलते हैं। इसके बाद जो आपका जो फॉर्मूला आता है, आपका एक ग्राफ और आता है इसी के रेशियो में, टेम्परेचर से रिलेटेड ही मैक्सवेल बोल्ट्जमान का जो आता है वो इंपॉर्टेंट है, पूछा नहीं गया अभी लेकिन आगे से पूछा जा सकता है। पर इसके से रिलेटेड सवाल भी आया हुआ है, देखिए मैक्सवेल बोल्ट्जमान एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखिए इसमें क्या किया गया, कुछ नहीं, बस खाली जो कोलिजन से रिलेटेड जो फ्रैक्शन का मॉलिक्यूल का जो फ्रैक्शन था, एक ग्राफ बनाया। देखिए अगर बात है इधर तो लिया उसने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, और इधर जो ग्राफ में लिया उसने लिया काइनेटिक। और ग्राफ में क्या बताया कि भाई कोई भी अगर रिएक्शन हो रही है, कोई भी रिएक्शन अगर बात है गैसियस रिएक्शन हो रही है तो उसके ग्राफ बनाया उसने, देखना ये वाला ग्राफ कुछ ऐसे दिया, बोले कि ये जो पॉइंट है उसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी काइनेटिक एनर्जी, बोले इतने मैक्सिमम, एक वर्ड आएगा एक्टिवेशन एनर्जी। कोई रिएक्शन एक हाई लेवल पे जाती है फिर स्टेबल होने के लिए लोअर एनर्जी पे वापस आ जाती है, जो एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक, वो भी पढ़ने वाले कुछ टाइम इसी लेक्चर में पढ़ेंगे। अब बात की जाए कि भाई नंबर ऑफ कोलिजन मैक्सिमम तो इतनी हुई, भाई रेशियो गया नंबर ऑफ कोलिजन, उसमें से इफेक्टिव कितनी हुई? बट टक्करें तो उसी कंटेनर में बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन इफेक्टिव कितनी हो रही है उसका जो ग्राफ दिया उसने एक एरिया बनाया। एरिया को अगर मैं बात करूं ए बी सी और डी, जो ए बी सी डी एरिया है ये एरिया ऑफ फ्रैक्शन कितनी अगर इफेक्टिव अगर बात है, ए बी सी डी इज द एरिया ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। भाई इफेक्टिव कोलिजन का जो एरिया, वास्तव में जो एरिया अगर आपने कभी एरिया वर्क के लिए देखा हो तो वही सेम एरिया इफेक्टिव कोलिजन का एरिया इतना होता है। मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी अगर बात करें मैक्सिमम नंबर ऑफ कोलिजन यहां होती, लेकिन उसमें से इफेक्टिव का एरिया ये होता है। अगर बात करिए किस टेम्परेचर पर? टी टेम्परेचर पर। एक ग्राफ उसने ये दिया, फिर उसने दूसरा भी बात की थी थोड़ी देर पहले इफेक्टों पर, उसका समझा रहे थे कि टेम्परेचर बढ़ाने पर कितना 10 डिग्री बढ़ाने पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 2 to 3 टाइम क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। इसी ग्राफ में उसने समझाया। और उससे अगर बात है टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन कब इंक्रीज होती है? जब उसकी ये जो पीक होती है, पीक पोजीशन जो उसकी टॉप पोजीशन, वो डिपेंड करती है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी। अभी पढ़ने वाला है क्या होती है कि एक्टिवेशन एनर्जी, लास्ट में भी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस पढ़ेंगे, उसमें अच्छे से समझ में आएगा एक्टिवेशन एनर्जी की पीक, जितनी एक्टिवेशन एनर्जी हमें पता है अभी थोड़ी देर में आएगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करती है। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? इंक्रीज। अब उसका एक्टिवेशन एनर्जी से रिवर्स रोल है, मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी घटती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है तो घटेगी क्या? एक्टिवेशन एनर्जी घटती है। तो उसका अगर बात की जाए एक्टिवेशन घटती, रेशियो और आता नया होगा। और ये किस पॉइंट पर कब आई एक्टिवेशन एनर्जी? कब है? जब पी हमने क्या कर दिया 10 डिग्री
सेंटीग्रेड। उस वक्त जो नंबर ऑफ कोलिजन एक हाई पीक पॉइंट पे गई, लेकिन एक ग्राफ और चेंज हो, नया ग्राफ और बन के आता है। ये वाला देखना, मैं जिसे अलग ही डिनोट कर रहा हूं, इसको ऐसे क्रॉस से कर लेते हैं। एक नया एरिया जनरेट हो गया भाई। जब T डिग्री अगर बात हो, उसमें 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर जो इफेक्टिव कोलिजन का एरिया वो ग्रेटर देन हो गया। जो भी थोड़ी देर पहले टेम्परेचर के इफेक्ट में भी पढ़ा है कि अगर बात है कि अगर हम क्या बढ़ाते हैं उसकी, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इफेक्टिव कोलिजन बढ़ती है। इफेक्टिव कोलिजन की अगर बात है तो वो बढ़ती है, तो क्या बढ़ती है, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ती है। ये आपका जो कौन सा जो कर्व है, कर्व या उसे बोले तो ग्राफ बोले, तो ये आपका जो ग्राफ है कौन सा, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को बताता है। क्लियर है? बस ये एक ही रिलेशन पर T टेम्परेचर पर जो इफेक्टिव कोलिजन थी, उसके बाद अगर T प्लस 10 डिग्री बढ़ाने पर इफेक्टिव कोलिजन का जो एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। नया एरिया जनरेट हो गया ABCD, इसको क्या हम कह सकते हैं, E और F। अब क्या कह सकते हैं, जो एरिया है ये क्या हो जाएगा भाई, A नहीं होगा, EFD इज द एरिया ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, जो कि बढ़ जाता है। जो अब टेम्परेचर बढ़ाने पर हमें पता है कि हमें रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये आपका ग्राफ था। इसके बाद अगर ग्राफ के बाद अगला जो टॉपिक आपका जो चलता है वो चलता है आर्नियस इक्वेशन। ये इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आपके बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल दे रखे हैं, और इससे बाद में भी न्यूमेरिकल आते हैं। आप IIT JEE या नीट से रिलेटेड भी आप एग्जाम अगर दे रहे हो तो उसमें भी इसके बहुत सारे सवाल आते हैं। देखिए सॉरी, आर्नियस इक्वेशन देखना। आर्नियस इक्वेशन क्या है, आर्नियस साइंटिस्ट था, उसने एक रेट एक्सप्रेशन दिया और रेट कांस्टेंट से रिलेटेड दिया, एक एक्सप्रेशन दिया, ए एक्सपोनेंशियल ई अपॉन डेरिवेशन। कहां से है, उसने एक रेट एक्सप्रेशन दिया, अगर रेट के रेस्पेक्ट में रेट कांस्टेंट दिया, ए यहां पे जो था, ए यहां पे है जो आरएनएस कांस्टेंट बोलते हैं इसको, या इसको बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, या इसको कोलिजन फैक्टर भी बोलते हैं, कोलिजन फैक्टर। तीनों नाम से इसके कोई भी नाम दे सकता है। तो यहां पे जो ए है, जो अगर बात करें आर्नियस कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या कोलिजन फैक्टर बोला जाता है। ये एक्सपोनेंशियल है, ई है वही आपकी कौन सी एक्टिवेशन एनर्जी, आर जो गैस कांस्टेंट, टी क्या है टेम्परेचर, की क्या है यहाँ पे रेट कांस्टेंट। ये जो इक्वेशन बोली जाती है क्या बोली जाती है, आर्नियस। इसके भी दो मेथड चलते हैं, दो फॉर्मूले इसी से बनते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। उससे एक तो ग्राफिकल मेथड और एक मैथमेटिकल मेथड बोलते हैं। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। देखना बनते कैसे, इसी से बनाएंगे। पहली अगर बात की जाए, पहला जो आपका है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में क्या करता है, सबसे पहले दोनों साइड अगर बात है, इसी इक्वेशन में हम दोनों साइड नेचुरल लॉग लेंगे। नेचुरल लॉग लेते हैं तो क्या होता है भाई, इस साइड भी इस साइड भी, ये कोई वैल्यू मल्टीपल, जैसे कि के साथ अगर इसे ए कहूं और ये पूरी वैल्यू क्या है हमारी बी है। नेचुरल लॉग अगर इसे लेते हैं तो इधर क्या लग जाएगा, ln के इज इक्वल टू ln, इसके साथ भी दोनों साइड लगा है। लेकिन हमें पता है कि अगर बात है, थोड़ी देर पहले मैंने भी समझाया था कि इस फॉर्मूला होता है कि अगर ln x लिखा हुआ है इज इक्वल टू y, और नेचुरल लॉग को साइड ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, x इज एक्सपोनेंशियल। वापिस से अगर इसको नेचुरल लॉग से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्सपोनेंशियल हट जाता है, वो उसका जो साइन है वो वापिस उसी फॉर्म में आ जाता है। क्लियर है, ये जनरल मैथमेटिक्स है। अब इसका एक्सपोनेंट यहाँ पे भी नेचुरल ए वैल्यू के साथ तो लग चुका है, लेकिन बी के साथ भी लगेगा, लेकिन यहाँ पे एक्सपोनेंशियल है, और इससे जैसे ही इसके साथ ln लगेगा तो एक्सपोनेंशियल हट जाएगा, और ऊपर की जो वैल्यू कहां जाएगी, नीचे। ये आपके जो ग्राफिकल मेथड के लिए वैल्यू आई है, इससे न्यूमेरिकल भी दे रखे हैं। अब यहां से ग्राफ पूछता है, इसी से ग्राफ पूछता है, ग्राफ पूछता है आपका ln के वर्सेज 1/t। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार मेन एग्जाम में भी, जैसे कि कॉलेज लेक्चर तक के एग्जाम में भी ये सवाल पूछा हुआ है, इतना इंपॉर्टेंट है। इससे ग्राफ, अब ये वही इक्वेशन आ गई आपको, इसमें से ग्राफ, कल आपको लास्ट लेक्चर में आपको मेथड भी बताए थे, देखना। इसको मिटाता हूं, ऊपर बनाते हैं। अगर बात की जाए ये वैल्यू, अगर आपने लिया था कि y इज इक्वल टू, आपने ग्राफ पढ़ा था mx प्लस सी, सॉरी माइनस mx प्लस, साथ में y की वैल्यू अगर बात है, ये जो इस साइड ग्राफ उसने दे रखा है, y वर्सेस हमेशा ग्राफ कौन सा देता है, x देता है। उसने पूछा है ग्राफ ln k वर्सेस उसने 1/t के रेस्पेक्ट में पूछ रखा है। y की वैल्यू भी दे दी उसने, किसकी दे दी। अब हमें पता है कि x की वैल्यू के साथ हमेशा कोई जो मल्टीपल वैल्यू होती है वो स्लोप की होती है,
अब देखिए x कहाँ है, ये तो क्या मिल गया हमें, y मिल गया। अब आपको दिख रहा है इसके नीचे, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, देखना जैसे कि ये RT लिखा हुआ भाई, अब मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ t को थोड़ा सा साइड में, मल्टीपल 1/t लिख सकता हूँ। तो इसी के साथ तो वैल्यू मल्टीपल है, 1/t क्या हमारे लिए क्या हो गया, x के साथ जो वैल्यू है, चार्ज हमेशा साथ में लेना है, नेगेटिव है या पॉजिटिव, उस चीज से ये हमारा क्या है m है, उसके साथ जो भी वैल्यू पॉजिटिव है, इस वैल्यू के साथ ये पॉजिटिव वैल्यू हो, वो क्या हो गया हमारा कांस्टेंट, जिसे इंटरसेप्ट बनाएगा। बस कुछ नहीं है, ग्राफ में इसको प्लॉट कर सकते हो। तो y क्या है, y कोऑर्डिनेट कहां लेते हैं, यहां पे लेते हैं ln के, x कहां पे लेते हैं कोऑर्डिनेट 1/t, स्लोप नेगेटिव है, ग्राफ गिरेगा, लेकिन साथ में कांस्टेंट वैल्यू है, तो स्लोप, अगर बात कीजिए ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट ना होकर किसी वैल्यू से होगा, ये तो फिक्स है, नेगेटिव है तो ग्राफ गिरेगा। और स्लोप है क्या हमारा भाई, स्लोप इज इक्वल टू क्या है, माइनस ई अपॉन, चार्ज हमेशा साथ में लिखा जाता है, क्लियर है ये चीज। उसके बाद अगर ये जो वैल्यू है हमारी कितनी भाई, ln a, ये हमारा ग्राफ है, ये ग्राफिकल मेथड है, ग्राफ 1 नंबर में पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। आपको ये इक्वेशन आती है तो अपने आप आ जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। दूसरा जो मेथड आपका मैथमेटिकल मेथड है वो देखना, मैथमेटिकल मेथड भी इंपॉर्टेंट है, उससे भी सवाल न्यूमेरिकली बनते हैं। देखना उसने कहा कि जो मैथमेटिकल मेथड है आपका, देखना मैथमेटिकल मेथड क्या कहता है, उसने किया कि सपोज उसने एक अगर बात है K1 और K2 दो रेट कांस्टेंट ली, और हमें पता है किसी भी रिएक्शन के लिए दो, एक ही सेम रिएक्शन के लिए दो रेट कांस्टेंट कब हो सकते हैं, जब उनका दोनों टेम्परेचर K1 K2 एट टेम्परेचर T1 एंड T2। क्योंकि सिर्फ अगर बात है टेम्परेचर, किसी भी रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर या घटाने पर कौन सी चीज इफेक्टिव होती है, रेट कांस्टेंट होती है। तो भाई अगर बात अभी आपने रिएक्शन लिखी है ln K इज इक्वल टू, अभी आपने निकाला ln A माइनस E अपॉन RT, ये एक्सप्रेशन आया था अभी हमने दोनों साइड ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन में लिखी। T1 टेम्परेचर अगर बात है, रिएक्शन बता रहा, ओनली इस रिएक्शन में कौन सी चीज इफेक्टेड होती है, मैंने पहले कहा कि कौन सी चीज, रेट कांस्टेंट। एक रिएक्शन के लिए अगर टेम्परेचर से ओनली एक ही चीज इफेक्टेड होती है, वो कौन सी, रेट कांस्टेंट। अब पहले टेम्परेचर T1 था तो उसका रेट कांस्टेंट क्या हो गया, K1, टेम्परेचर बढ़ा दिया, माना है बढ़ा दिया, जो भी चेंज किया वो क्या हो गया, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखना K इज इक्वल टू, मैं बात करूं ln A माइनस E A अपॉन R की, वही इक्वेशन है, लेकिन टेम्परेचर चेंज किया, हमने क्या कर दिया T2, रेट कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा K2। इसे इक्वेशन क्या कह सकता हूं, 1, इसे बोले तो 2 कह सकते हैं। अगर बात है 2 में से 1 को घटाना, अगर बात है दो इक्वेशन 2 में से अगर एक को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो एक नई इक्वेशन आएगी, देखना भाई इस वाले पार्ट को हटाते हैं, देखना ln K2 माइनस ln K1, इस साइड वाला पार्ट हट गया, इस साइड वाला क्या भाई ln A माइनस E अपॉन R T2, साथ में घटाना है माइनस, ये वाला घटा देंगे ln A माइनस E अपॉन R T। ये वैल्यू अगर बात है इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 घटा दी, अगर इक्वल की साइड की वैल्यू K2 में से क्या घटा दी K1, और ln A माइनस E में ब्रैकेट में भी पूरी वैल्यू है, इसमें से हमने क्या घटा दिया, वो घटा दिया। क्लियर है भाई, ये दोनों यहां तक अगर आपको क्लियर हो, आगे देखना इसी इक्वेशन को, अब जैसे हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं क्या हो जाएगा भाई, यहां क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और आप ब्रैकेट हटा सकते हैं। क्लियर है। अगर एक चीज बात की जाए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था ln A अपॉन B इज इक्वल टू क्या होता है, ln A माइनस ln B, ये फॉर्मूला पढ़ा था, ये हमारे लिए A है, ये क्या है B है। वापिस से इसे क्लोज करेंगे तो क्या हो सकता है भाई, हमारे लिए A है, ये क्या है B है, दिख रहा है A है B है। इसी फॉर्मूले को अगर मैं क्लोज करता हूं तो ये क्या हो जाएगा भाई ln K2 बाई K1, आप इसे क्लोज कर सकते हो। इधर देखना क्या होगा, ये प्लस में है, ये किस में है, उड़ा सकता हूं। अगर देखना ये किसकी प्लस में वैल्यू, ये घटा मत देना, क्योंकि T1 टेम्परेचर है, T2 ऐसे नहीं काट देना है। अब उस वैल्यू को मैं आगे लिख रहा हूं भाई, प्लस में है E अपॉन R T1, ये किसमें है माइनस में, E अपॉन R T2 लिख सकता हूं। कॉमन क्या है उसे बाहर निकाल लो, ln K2 बाई K1 इज इक्वल टू E अपॉन R, क्या हो गया इसमें कॉमन, और बाहर अंदर क्या रह जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन
ये आपका मैथमेटिकल मेथड है जब दो टेम्परेचर डिफरेंट टेम्परेचर दे रखे हो और रेट कांस्टेंट या एक्टिवेशन एनर्जी कोई भी चीज पूछ रहा हो, वो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा पूछती है। अगर वो कह दे कि रिएक्शन ए से अगर बात है उसमें थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाने पर 3 गुना बढ़ गई, तो K2/K1 का रेशियो दे रखा है, जैसे सवाल करेंगे इसके पीछे एक्टिवेशन एनर्जी पूछ रहा होगा कितनी है, बस ये वैल्यू दे देगा। ये वैल्यू आपको गैस कांस्टेंट की पता होती है, अगर बात करें जूल में आपसे पूछता है तो 8.314 होती है, कैलोरी में पूछे तो 1.98, या हम दो भी लिख सकते हैं। अगर एटीएम या बार में पूछे तो 0.0821 या 831 इसके लिए आर की वैल्यू लिखते हैं, वो आपको न्यूमेरिकल कराएंगे वहां बता देंगे। तो ये भी क्या है, हमारा अलग अलग टेम्परेचर के लिए आरएस इक्वेशन से बहुत सारे न्यूमेरिकल सोल्व होते हैं। तो आपको इससे दो इक्वेशन मिली है, आर्नीस इक्वेशन में दो इक्वेशन ही इंपॉर्टेंट है। एक तो आपकी बात कीजिए K इज इक्वल टू ln A माइनस E अपॉन R। ये तो अगर एक टेम्परेचर पे ही बात कर रहा हो और दो डिफरेंट टेम्परेचर पे बात कर रही है, ये इक्वेशन अप्लाइड होगी। अगर सेम टेम्परेचर पे बात कर रहा है एक ही टेम्परेचर पे, तो ये वाली इक्वेशन है। ये आपकी क्या भाई, आर्नियस इक्वेशन। इसके बाद जो आपका जो टॉपिक चलने वाला है वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर आर्नियस इक्वेशन की बात की जाए, अभी थोड़ी देर पहले जिसकी बात हुई थी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, और साथ में ट्रांजिशन स्टेट, बस लास्ट टॉपिक बच्चा आपके इसी चैप्टर का एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को ऐसे डिफाइन कर देता हूं कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, किसी भी रिएक्शन को देखना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है वही क्या होती है, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी। और एक्टिवेशन एनर्जी का जो रेशियो होता है, अगर बात की जाए, एक्टिवेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ रिएक्शन। अगर किसी के लिए अगर बात है कि एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन उतनी क्या होगी, कम होगी। मतलब स्पीड, अगर जिसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी का मान ज्यादा होता है उसकी रिएक्शन की स्पीड क्या होती है, कम होती है। क्लियर है। अब बात की जाए ट्रांजिशन स्टेट, इससे एक्टिवेशन एनर्जी अच्छे से समझ में आएगी, इसी से समझ में आती है। और लास्ट टॉपिक भी बचता आपके चैप्टर का यही है, देखना। अगर बात की जाए ट्रांजिशन स्टेट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे समझना, लास्ट टॉपिक है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी। ये एक ऐसी स्टेट, अगर बात है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में बनने वाली एक अनस्टेबल फॉर्म, भाई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक अनस्टेबल फॉर्म बनती है, उस फॉर्म को या उस स्टेट को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। मतलब कौन सी फॉर्म की बात कर रहे हैं, एग्जांपल लेते हैं, हमने लिया कोई AB है, भाई AB मॉलिक्यूल है, A और B के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, साथ में क्या ले लिया, CD। अब जब रिएक्शन होगी तो हमें पता है कि जब हमें कोई भी चीज है कि रिएक्शन होती है तो कुछ पुराने बॉन्ड टूटते हैं, कुछ नए बॉन्ड बनते हैं। अब इस स्टेट में क्या हो रहा होगा, बात की जाए, ये वाला बॉन्ड तो टूट रहे होंगे और बन के बीच में रहा होगा, इनके बीच में बन रहा होगा। तो ट्रांजिशन स्टेट क्या होगी भाई, ये वो अवस्था होती है, वो स्टेट होती है जिसमें कुछ पुराने बॉन्ड, ओल्ड बॉन्ड तो टूट रहे होते हैं और कुछ नए बॉन्ड बन रहे होते हैं। देखना कैसे बनेगी भाई, ये वाला बॉन्ड AB के बीच में तो टूट रहा होगा, टूट रहा है तो पार्शियली लिखा जाएगा, और CD के बीच में भी टूट रहा होगा, और बन किसमें रहा होगा भाई, कोई ना कोई चीज बननी है BD और AC के बीच में। ये जो बोली जाती है वो क्या बोली जाती है, ट्रांजिशन स्टेट। और फाइनली ये जो कन्वर्ट हो जाता है किसमें भाई, ये पुराने तो टूट चुके हैं और नए बन गए। नए कौन से बन गए, तो AC बन गया आपका, और साथ में क्या बन गया दूसरा, BD बन गया। ये आपका रिएक्टेंट था, ये आपने रिएक्टेंट लिया था AB और CD, और ये बना आपके क्या, प्रोडक्ट। अब समझ में इसे भाई, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में बनने वाली अनस्टेबल फॉर्म, जिसमें कुछ पुराने बॉन्ड तो अगर बात करें टूट रहे होते हैं, कुछ नए बॉन्ड बन रहे होते हैं। अनस्टेबल होती क्योंकि कुछ टाइम के लिए स्टेबल, मतलब एक पॉइंट पे जाके वापस कन्वर्ट किसमें हो जाती है, प्रोडक्ट में हो जाती है। इसमें सारे के सारे जो बॉन्ड होते हैं पार्शियल बॉन्ड होते हैं, मतलब कुछ बनने की अवस्था में होते हैं, कुछ टूटने की स्टेट में होते हैं। क्लियर। अब देखिए ट्रांजिशन स्टेट को कहां अप्लाई करते हैं, इसके लिए रिएक्शन के दो ग्राफ चलते हैं, वो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो भी इससे भी ज्यादा है, जो आपने वैसे पहले पढ़े भी होंगे। जो रिएक्शन के लिए दो, अगर रिएक्शन की बात करें, रिएक्शन भी दो टाइप की होती है, एक तो होती है आपकी एक्सोथर्मिक और दूसरी होती है वो आपकी एंडोथर्मिक। एक तो एक्सोथर्मिक, दूसरी कौन सी होती है, एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक के केस में क्या होता है कि हीट रिलीज होती है, और एंडोथर्मिक में क्या होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है। बात की जाए, अब देखना इससे जो बनने वाला जो ग्राफ है, मैं ग्राफ ले रहा हूं, अगर बात है आपका अपने एनर्जी का, इस साइड आपने एनर्जी का कोऑर्डिनेट लिया है, इस साइड आप ले रहे हो रिएक्शन कोऑर्डिनेट।
मतलब रिएक्शन कोऑर्डिनेट की वो डायरेक्शन होती है जहां रिएक्शन प्रोसीड कर रही होती है। इसमें अगर बात करें, आपने कोई इक्वेशन ली है, ए से वो गई माना बी में, इधर से वही सेम इक्वेशन ले रहे, ए से माना वो बी में गई है। हमें पता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिनमें हीट रिलीज होती है। माना ए के पास 5 किलो कैलोरी एनर्जी थी, अब यहां से यहां गई तो कुछ हीट रिलीज होगी, तो हमें पता है ए और बी की एनर्जी बराबर नहीं, कुछ घट गई, माना उसकी क्या होगी। इसके लिए हम हीट को मान ले, इसकी हीट जो थी भाई E1 थी, इसके पास जो हीट है वो क्या होगी E2 या H2 लिख सकते हैं। चलो इसको भी समझाते हैं, एक सेकंड रुकना, इससे पहले हीट रिलीज हो रही, इस वाले केस में क्या हो रही, हीट एब्जॉर्ब। इसके लिए भी ग्राफ ले लेते हैं, थोड़ा ग्राफ बड़ा बनाते हैं। देखो इधर से वही सेम एनर्जी का रेशियो और इधर वही सेम रिएक्शन कोऑर्डिनेट, वही सेम कोऑर्डिनेट। बात करें इसमें, अगर बात करें भाई जो रिएक्टेंट की कुछ एनर्जी होगी, भाई एनर्जी का यहां से तो जीरो है, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते एनर्जी बढ़ रही ग्राफ में, यहां पे उसकी कुछ एनर्जी का मान होगा, कुछ वैल्यू होगी। हमें पता है ये तो रिएक्टेंट का मान, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, तो अब ए का मान अगर बात है, बी की जो वैल्यू होगी हीट की वो ए से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब अब इस पॉइंट पर नहीं आएगी, कम मतलब ऊपर लाइन आएगी या नीचे लाइन आएगी, नीचे आएगी क्योंकि कम हो रही है। माना ए की हम चलो यहां मान रहे थे, अब जो बी की आएगी कुछ नीचे आएगी, माना वो आ गई इस कोऑर्डिनेट, इसकी हम लाइन चेक करें, गिर गई, पहले उसकी एनर्जी क्या थी, ज्यादा थी। यहां से यहां जाने में मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने में वे और बना है। एक बार हम कोई भी चीज को मिक्स करते हैं बहुत तेजी से रिएक्शन होती है, मतलब उस फेज की जब बात है, कुछ पुराने बॉन्ड टूट रहे होते हैं, कुछ नए बॉन्ड बन रहे होते हैं, जिस मैक्सिमम एनर्जी पर एक बहुत तेज अगर जैसे आप कोई रिएक्शन कराते हैं, तेजी से उसमें आग निकलती है, तेजी से वो गर्म हो जाता है कंटेनर, तो वो पॉइंट होता है, मतलब एनर्जी उस वक्त बहुत हाई होती है। उस पॉइंट को अगर बात करें, वो जो पॉइंट होता है वो होती है आपकी ट्रांजिशन स्टेट, TS बोलते हैं। और इस पॉइंट से अगर बात करें भाई, यहां से प्रोडक्ट को यहां तक जाने का जो वे लगा है, इस पॉइंट तक जाने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसी को क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। पर रिएक्टेंट को एक हाई पोजीशन पर यहां पर पहुंचने के बाद वो वापस से किसमें कन्वर्ट होती है। अगर इतनी अमाउंट में उसके पास एक्टिवेशन, भाई कोई भी रिएक्शन है उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी के लिए भी वैल्यू चाहिए, अगर इतनी एनर्जी उसके पास नहीं है तो कभी भी किसमें कन्वर्ट नहीं होगी, प्रोडक्ट में। तो ये होती है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी। ग्राफ हमेशा अगर बात है प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में डाउन आता है, और जितनी भाई यहां जो उसकी एनर्जी थी ये यहां से अब कितनी यहां, इसके बीच में जो चेंज आया उसको क्या बोलते हैं, एंथैल्पिक चेंज या डेल एच बोलते हैं। इस ग्राफ की अगर बात करूं भाई, इसमें एक बार और देखना, माना एक ही कोई एनर्जी होगी, और हमें पता है एंडोथर्मिक में हीट अगर बात की एब्जॉर्ब होती है, एक ही जो एनर्जी होगी, बी में जब गया हीट एब्जॉर्ब करके गया तो बी की एनर्जी डेफिनेटली बढ़ गई होगी। माना ग्राफ में पहले अगर बात करें ए की एनर्जी ये थी, अब ग्राफ में एनर्जी यहां तो जीरो होती ऊपर की तरफ बढ़ रही है, तो ग्राफ अब यहां तो आएगा नहीं, बी की एनर्जी थोड़ी बढ़ेगी, माना कितनी होगी यहां। अब ग्राफ अगर बात करें, यहां एनर्जी बढ़ चुकी, इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट तक जाने में ये बात, यहां तक जाने का देखना भाई, ए को इस पॉइंट तक पहुंचना, इस एनर्जी तक जब कन्वर्ट फाइनली किसमें गया, प्रोडक्ट में, वही उसकी क्या होती है, एक्टिवेशन। इस पॉइंट तक एनर्जी तक हायर पोजीशन पर जाने के लिए, जो मतलब प्रोडक्ट में जाने के लिए इस पॉइंट पे गया है, और वो जाने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट थी वही उसकी क्या थी, एक्टिवेशन एनर्जी थी। तो इस पॉइंट में अगर बात करें, अब दिख रही यहां से यहां पे एनर्जी का जो गैप है वो बढ़ गया है, पहले एनर्जी कम थी, अब क्या होगी उसकी ज्यादा होगी। इनके बीच में भी अगर बात करें, ये कितनी एनर्जी का गैप आया, अगर बात करो इसमें और इसके बीच में जो एनर्जी का गैप है, एंथैल्पिक चेंज होता है। देखना अब ये डेल एच के लिए, इनके लिए जो वैल्यू आती है वो आती है नेगेटिव, इसके लिए जो डेल एच की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव आती है। क्यों आती है भाई, यहां से अगर माने इसके पास 5 किलो कैलोरी इसके पास एनर्जी थी या हीट थी, हीट रिलीज हो गई तो बची कितनी, 2। इस हीट को मैं H1 कह सकता हूं, इसको क्या कह सकता हूं, H2। तो डेल एच क्या होता है, H2 माइनस H1। H2 कितना है 2, H1 कितना है 5, 2 में से 5 घटाएंगे, वैल्यू किसमें आएगी, नेगेटिव में। इसमें जस्ट अपोजिट है, माना इसके पास 5 थी और हीट एब्जॉर्ब की तो डेफिनेटली 10 होगी, ये H2 माने ये H1 माने, तो H2 माइनस H1 क्या आ रहा होगा, पॉजिटिव आ रहा होगा। क्लियर है चीज। एक चीज और भी आती है, एक्टिवेशन एनर्जी। भाई रिएक्शन अगर बात करें ए से बी में जा रही है, अगर वो केस दे दे ये वाला, भाई ए से बी जा रहा है, बी से वापस किस में, रिवर्सिबल केस दे दे, ए से बी में जाने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट ये है, भाई ए से बी में गया, देखना इतनी एनर्जी, लेकिन वापिस बी से ए में, मतलब बी से इस पॉइंट से
ए में आने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी, इतनी। इसे अगर एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड के लिए माने तो ये किसके लिए चाहिए भाई, बैकवर्ड के लिए। तो अगर बात है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी जो अगर बात करें कौन सी, बैकवर्ड के लिए, वो हमेशा ग्रेटर देन होती है एक्टिवेशन एनर्जी किसके लिए, फॉरवर्ड के लिए। उसमें जस्ट रिवर्स हो जाएगा। इसमें अगर बात है फॉरवर्ड के लिए तो इतनी चाहिए, लेकिन बैकवर्ड के लिए कितनी, क्योंकि 20 से बी के पास इतनी एनर्जी यहां आने के लिए उसको कितनी एक्टिवेशन चाहिए, इतनी। तो उसमें केस क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। क्लियर है। इसी के साथ आपका चैप्टर क्लोज हो जाता है। लास्ट लेक्चर और है जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। कोई भी चीज ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, वीडियो को रिवर्स कर